हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, इसकी प्रोसेस और क्या इशूज होते हैं। अप्रोचेस की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर एक बटन पे क्लिक करके आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग। जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग होता है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या बेस्ट वे है जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव्स को या गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि हेल्प करता है कि हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग को कैसे लेते हैं। और ये आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में या शॉर्ट टर्म गोल्स में हेल्प करता है कि आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लें, ताकि आपको पता है कि आपको किस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है या किस डिसीजंस को लेना है। तो कंपनी इन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे क्लियरिटी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ चल सकती है। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग यूजफुल होता है कि आप कंपटीशन का एडवांटेज ले सकते हैं। सारी जो एक्टिविटी आपकी प्रॉपर तरीके से चले, इसकी आप प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ताकि आप लॉन्ग टर्म या फिर कंपनी के फ्यूचर को देखते हुए डिसीजंस को लेते हैं। नेक्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू विलर एंड हंगर, स्ट्रेटेजिक डिसीजन डील विद लॉन्ग रन फ्यूचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर रेयर, कॉन्सिक्यूशनल एंड डायरेक्टिव। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं ये डील करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर को देख के आप डिसीजंस को लेते हैं, ताकि वो आपको फ्यूचर में डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू जाउज एंड गुलक, strategic decision are means to achieve ends. This decision encompasses the definition of the business, product and market to be served, functions to be performed and major policy needed for the organization to execute these decisions to achieve objectives. स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है कि कैसे आप अचीव कर सकते हैं जो भी आपका एंड ऑब्जेक्टिव्स या गोल है। और ये डिसीजन आपको डिफाइन करते हैं बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, और कैसे आप चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, क्या मेजर पॉलिसीज है ऑर्गेनाइजेशन की, और कैसे आप डिसीजन की हेल्प से अचीव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट आता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के। तो फर्स्ट है डायरेक्टिव, ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। सेकंड आता है रेयर, कि ये रेयर होता है कि आपको कभी कभी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को लेने हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्यूशनल। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि आप कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं, कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं, आप इसलिए स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को लेते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रैटेजिक फिट, कि आपकी स्ट्रैटेजीज में फिट हो सके, जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो सही तरीके से चल सके, उसके लिए आप डिसीजंस लेते हैं। नेक्स्ट आता है डिफाइंड स्कोप, ये आपके स्कोप को डिफाइन करते हैं कि आपके बिजनेस का क्या स्कोप है। नेक्स्ट आता है टॉप मैनेजमेंट ओरिएंटेड, ये टॉप मैनेजमेंट ओरिएंटेड रहता है, मतलब कि टॉप मैनेजमेंट ही स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को लेता है। जो टॉप मैनेजमेंट के मेंबर्स होते हैं लाइक सीईओ, सीएफओ, स्टेक होल्डर्स, वो सारे लोग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को लेते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्व रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनका पूरी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, ताकि आप उनका पूरा यूटिलाइजेशन कर सकें। नेक्स्ट आता है डायनामिक, जो भी आपका स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं या डिसीजन है, आपको ध्यान में रखना है कि जो इन्वायरमेंट है वो डायनामिक है, आपके डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो कि फ्लेक्सिबल हो, मतलब टाइम आने पे आप उनको चेंज कर सकें। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग के। तो फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी को, इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड आता है इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेशनल कैपेसिटी, कि आप आपके ऑपरेशन की कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों को कैसे बना सकते हैं, ये आपको उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये आपको हेल्प करता है कि आप कंपटीशन में कैसे बने रह सकते हैं, उनसे कैसे आगे निकल सकते हैं और उनका कैसे एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसोर्स मैनेजमेंट, कि आपके जो भी रिसोर्सेस है आप उनका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ताकि आप उनका ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, कि आप स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं कि आप उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, आप स्ट्रेटेजीज के थ्रू इफेक्टिवली तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है कि क्या प्रोसेस होते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की। तो इसमें 5 स्टेप्स होती है।
फर्स्ट है डिफाइन द प्रॉब्लम, सेकंड है गैदर इन्फॉर्मेशन, थर्ड है डेवलप एंड इवेल्युएट ऑप्शंस, फोर्थ है चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन और फिफ्थ है इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटरिंग द डिसीजन। तो फर्स्ट है डिफाइन द प्रॉब्लम। इसमें आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें कि क्या प्रॉब्लम प्रेजेंट है, उसके क्या सिम्टम्स है। आपको नीड होती है कि आप उस पर ध्यान दें, क्या वे है उसका, रिस्क को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो आप डिसीजंस ले सकते हैं कि आप उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप पहले प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करते हैं। सेकेंड आता है गैदर इन्फॉर्मेशन। जब आपने प्रॉब्लम को जान लिया तो उसके बाद आप क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। आप इन्फॉर्मेशन को स्टेक होल्डर से, जो भी आपके प्रॉब्लम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, उनसे पता कर सकते हैं। फैक्ट्स और डेटा को देखते हैं, रिसर्च के थ्रू बेंचमार्किंग स्टडी करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, क्रेडिबल सोर्सेस को देखते हैं, इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं ताकि आपको सही डेटा या इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रेट। आप देखते हैं कि क्या चीजें आपकी प्रोसेस में बैरियर्स हैं या किस चीजों की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइक रिसोर्सेज, कल्चर बैरियर या फिर फंड। आप उन सारी चीजों से अपने आप को कैसे हटा सकते हैं, यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलप एंड इवेल्युएट ऑप्शन। अब यहाँ पे आप चूज करते हैं ऑप्शंस को, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है पर्टिकुलर डिसीजंस को लेने के लिए। आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं हर एक, अगर आपके पास 4 ऑप्शंस है तो सबके आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना है तो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस है कि आप आपके ऑनलाइन बजट को इंक्रीज कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं, जो आपका रनिंग बिजनेस है उसी में आप और क्या ग्रोथ कर सकते हैं, आप उसकी नई ब्रांच ओपन कर सकते हैं। तो ये आपके पास 3 ऑप्शंस है। तो आप इन तीनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं, किसमें कितना लॉस है, कितना कौन सा अच्छा चल सकता है, आपका कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो कर सकता है। तो यहाँ पे आप सारी प्रिडिक्शंस को देखते हैं और फिर देखते हैं कि हर पर्टिकुलर ऑप्शंस के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, उनको इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट आता है चूजिंग द बेस्ट एक्शन। आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि तीनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा आपके डिसीजन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। फैक्चुअल डेटा को देखते हैं, आपके इंट्यूशन से, इमोशनल इंटेलिजेंसी से, और फिर डिसाइड करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन को। इसमें आप एक्सेप्ट करते हैं कि पर्टिकुलरली किसी भी चीज के क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसमें आप कंसीडर करते हैं मिडिल ग्राउंड को, कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि पर्टिकुलरली कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन होगा आपके लिए। तो आप उन तीनों में से आपने सोचा कि आपका नई ब्रांच खोलने का ऑप्शन ज्यादा बेटर है तो आप उसको चूज करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग द डिसीजन। अब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आप डिसीजन की प्रोग्रेस को देख सकें। आप इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और एक्शन को देखते हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजीज को देखते हैं, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको कैसे अलोकेट कर सके, टाइमलाइन को देखते हैं और मेजरमेंट करते हैं पूरी प्रोग्रेस का। नेक्स्ट आता है कि क्या इश्यूज होते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग की। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है डिफिकल्ट होता है परफॉर्म करने में, क्योंकि इसमें आप इजीली नहीं होता है, आपको सारी चीजों को एनालाइज करना है, एक्सप्लेन करना है और फिर आपको उनको डिस्क्राइब करना है, फिर आप किसी एग्जैक्ट मैनर में स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को ले सकते। तो हेनरी मिन्सबर्ग ने बोला था इसकी की होती है मैनेजरियल प्रोसेस कि आप कॉम्प्लेक्स को देखें, मिस्टीरियस ड्राइंग्स को देखें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को देखें और सारी मेंटल प्रोसेस को देखें। ये सारी प्रोसेस बहुत ज़्यादा रेशनल और हॉलिस्टिक ऑर्डर में होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये ज़्यादा इंटेटिव और इंटेलेक्चुअल हो ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को सही तरीके से या किसी भी इश्यूज को सही तरीके से जान सकें। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई थ्योरेटिकल मॉडल नहीं होता है, पर डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं जिससे कि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिसके लिए आपको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करना होता है। तो फर्स्ट है क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग, सेकंड है रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग, थर्ड है क्रिएटिविटी इन डिसीजन मेकिंग, फोर्थ है वेरिएबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग, फिफ्थ है पर्सनल रिलेटेड फैक्टर्स और इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आता है डिसीजन मेकिंग का कि जब भी आप डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को देखते हैं तो आप देखते हैं कि क्या रिक्वायर ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव एक टूल से आप मेजर करते हैं एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को, और इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है कि आप क्राइटेरियाज को देखते हैं। 3 मेजर व्यू पॉइंट्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटलाइजेशन। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ा सके। तो फर्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन। ये करता है कि आप हाईएस्ट पॉइंट को देखें, ऑर्गेनाइजेशन का क्या बिहेवियर है, आप कैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं और आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने रिटर्न को। सेकेंड आता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप इसमें ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मैनर में ताकि आप अचीव कर सके रियलिस्टिक प्रोसेस को
और प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन को देख सकें। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीमेंटलाइजेशन। इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को देखते हैं जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो आप प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को देखते हैं। इसमें इंक्लूड होता है ऑब्जेक्टिव को आप कैसे सेट करेंगे, कंटिन्यूअसली आप पॉलिटिकल या कॉन्सिक्वेंसेस बिल्डिंग करते हैं। इसका अप्रोच होता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने स्मॉल लॉजिकल और इंक्रीमेंटल स्टेप्स को लेता है। तो जब भी आप डिसीजन लें तो आपको पता है कि आपको उसमें मैक्सिमाइजेशन, सेटिस्फैक्शन और इंक्रीमेंटलाइजेशन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग। रैशनैलिटी का मीन्स होता है कि जब भी आप अल्टरनेटिव को चूज करें तो आप उनको रेशनल तरीके से, मतलब लॉजिकली तरीके से सोच समझ के कि कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के लिए, उसको चूज करें। तो ये सपोर्ट करता है कि आप रेशनल तरीके से आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के क्राइटेरिया को देखें। ये सपोर्ट करता है सेटिस्फेक्शन क्राइटेरिया को कि रैशनैलिटी अकाउंटेबल होते हैं। जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आप ऑपरेट कर रहे हैं कि आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। साथ में ये सपोर्ट करता है इंक्रीमेंटलाइजेशन को कि आप कैसे बार्गेनिंग प्रोसेस को देख सकते हैं डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप के साथ जो कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग रेशनली तरीके से डिसीजंस को ले सकते। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को ओरिजिनल और डिफरेंट को बताता है कि आप पर्टिकुलरली क्या यूनिक कर रहे हैं। जब भी आप डिसीजंस को लेते हैं तो ये कुछ नोवेल होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जो कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो क्रिएटिविटी आपकी क्वालिटी को बताता है जो कि इंडिविजुअल को डिफरेंट बनाती है। आप आउटसाइड दी बॉक्स सोचे, कुछ अच्छे आइडियाज को आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के थ्रू लेके आ सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस की पॉलिसीज को आप कैसे डेवलप करेंगे, क्या क्रिएटिव करेंगे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में। नेक्स्ट आता है वेरिएबिलिटी। जब भी बिजनेस नॉर्मली चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो आइडेंटिकल सेट ऑफ कंडीशन होती है, मतलब हर बार आपको कुछ वेरिएशन मिलेगी। जब भी आप डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, कोई दो लोग लेते हैं तो उनका दोनों का डिफरेंट कंक्लूजन होता है। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स को देखना है, सॉल्यूशन को देखना है डिफरेंटली और डिफरेंट कंक्लूजन पे आना है। ये सारी चीजें वेरिएबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग होती है और ये कंफर्म करती है कि आप फैक्ट को देखें, हर सिचुएशन को देखें, क्या यूनिक है। कोई सेट रूल्स और फॉर्मूला या थ्योरीज नहीं है, आप इसमें स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग को अप्लाई करते हैं। मतलब आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके डिसीजंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पर्सनल रिलेटेड फैक्टर्स। पर्सनल रिलेटेड फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि पर्टिकुलरली किसी की भी एजुकेशन, एज, इंटेलिजेंसी, पर्सनल वैल्यू, कंटिजेंसी वैल्यू, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, ये सब कितना पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। तो अगर कॉग्निटिव स्टाइल है तो जो भी पर्सन है उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, इंटर रिलेटेड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स होंगे, डेवलप करते हैं वो नई सिचुएशंस को। ये सारी चीज़ें आपको स्पेशली हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप वैल्यू को देख, आपकी क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बिजनेस के क्या एथिक्स है। तो ये इंपॉर्टेंट इशूज है स्ट्रेटेजिक डिसीजन में। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिसीजन मेकिंग। कोई भी पर्सनल रिलेटेड फैक्टर्स, इंडिविजुअल कोई भी डिसीजन लेता है तो वो डिफरेंट होता है, वहीं कोई ग्रुप किसी भी डिसीजंस को लेता है तो वो डिफरेंट होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंडिविजुअल डिसीजन ले रहा है तो वो अपने पर्सनल फैक्टर्स को, अपने खुद के सेटिस्फेक्शन को देख के लेता होगा, पर जब ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप की बारी आती है तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को, उसकी सिचुएशन को, उसकी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, इसकी प्रोसेस और क्या इश्यूज होते हैं जिनको कि हमको ध्यान में रखना होता है जब भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को लिया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।